हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में मूल स्वर कौन से होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिंदी में मूल स्वर कौन से होते हैं। मूल स्वर हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में स्वर की संख्या होती है 11। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 7 4 11। 4 प्लस 4 स्वर कौन से होते हैं, मूल स्वर होते हैं। और 7 कैसे होते हैं आप देख सकते हैं। यानी इनको दो भागों में बांटा गया है स्वर को, एक हार्श स्वर के रूप में और एक दीर्घ स्वर के रूप में। हार्श मतलब क्या होता है, छोटा, और दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। जहाँ पर छोटा आएगा तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे स्वर हैं, ये हार्श स्वर की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ हमें याद रखना है दीर्घ स्वर। अब जो छोटे 11 टोटल होते हैं, 11 में से 4 घटा लिए तो कितने बचे, 7 बचे। तो 7 जो बचे वो बड़े बचे, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, इस तरह से जो है 7 ये, तो 7 और 4 11, यानी टोटल स्वर 11 हो गए। और हिंदी में मूल स्वर भी 4 ही होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हिंदी में अग्र स्वर कौन से होते हैं। अग्र स्वर हिंदी में अग्र स्वर कौन से होते हैं वही बताना है। बड़ी ई, छोटी ई, का और ऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, या फिर टेट वगैरह हो, या कोई सीटेट वगैरह हो, या फिर बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम हो, हाई स्कूल इंटर का। काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी। 5 5 के हम पेयर बनाते हैं, जैसे कि का, खा और गा और घा और हुआ। तो यहाँ 5 बन गए, तो 5 × 5 कितने हो गए, 25 हो गए। 25 + 2 कर लेंगे तो 27 हो गए। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी। हिंदी में जब भी आपसे कोई पूछे, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27। कुछ लोग 25 टिक करके चले आते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। 27 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। श्रृंगार लहरी के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्रृंगार लहरी के रचनाकार कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या भवानी प्रसाद मिश्र। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ए 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर, आपका पढ़ा हुआ काफ़ी अच्छा है, वीडियो बढ़िया लगती है। अच्छी नहीं लगती है तब भी कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, आप आज़ाद हो। गलत लग रही है तब भी बोल सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है या ना करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, किसी भाई बहन से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, शिक्षक भर्ती के लिए बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिमल के रचनाकार कौन है। परिमल एक क्या है, रचना है, उसके रचनाकार बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक क्वेश्चन और बन जाता है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी को परिमल रचना के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है कि छायावादी युग में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से कवि यहाँ पर आते हैं। तो छायावादी युग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को याद रखना है, जयशंकर प्रसाद को याद रखना है, महादेव वर्मा को याद रखना है और सुमित्रा नंदन पंत को याद रखना है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरिऔध जी द्वारा लिखित परिजात काव्य प्रस्तुत किया गया है। हरिऔध जी के द्वारा
लिखित परिजात काव्य प्रस्तुत किया गया, कितने सर्गों में इसको प्रस्तुत किया गया है वही यहाँ पर बताना है। 17 सर्ग, 19 सर्ग, 25 सर्ग या 15 सर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 का डी हो जाएगा। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, ये आपको याद रखना है। हरिओत जी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है जो छायावादी युग से संबंध रखते हैं? तो कौन सी रचना हो जाएगी? ग्रंथि, यामा, चांद का मुंह टेढ़ा या रस कलश। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रंथि को याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है ग्रंथि। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं, किसको भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, केशवदास या निराला या महाकवि भूषण। निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को याद रखना है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी को टिक करना है। 8 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? धूमिल, आज्ञे, निराला या जयशंकर प्रसाद। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूमिल को बिल्कुल याद रखना है। धूमिल को बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? ए में कहा जा रहा है सुमित्रा नंदन पंत, बी में कहा जा रहा है महादेवी वर्मा और सी में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद और डी में कहा जा रहा है बिहारी, जो कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ज्ञानानंद का भी रीतिकाल से संबंध है, ज्ञानानंद का भी नाम आता है। बाकी सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चिदम्बरा पट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ए हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? विद्वान के बारे में बताना है कि विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा है यहाँ पर? विद्वान एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा में ये चला जाएगा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी से कोई पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, राम की लंबाई कम है। राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? यानी कि क्या एग्जाम्पल दे रहा है कि राम की लंबाई क्या है? कम है। क्या व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा या भाववाचक होगा या समूहवाचक होगा? समूहवाचक में क्या होता है? एक ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। भाववाचक में क्या होता है? भाववाचक में भावनाएं प्रकट होती हैं। क्या होता है? भाववाचक के साथ चले जाएंगे। राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो लंबाई क्या है? भाववाचक है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा से संबंध नहीं रखता है। जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर। सुंदर जातिवाचक में नहीं आता है। सुंदर जातिवाचक में नहीं आता है। तो सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साधु शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी क्वेश्चन बनता है। साधु का स्त्रीलिंग बताना है कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साधु का क्या बना देंगे हम? साध्वी बना देंगे। साध्वी बिल्कुल सही हो जाएगा, साधु से साध्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निम्न में से कौन अविकारी है? 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अविकारी कौन सा है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम। अविकारी क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अव्यय। अव्यय मतलब एक तो व्यय होता है यानी जो खर्च हो जाता है, ठीक है, जो बचता नहीं है वो अव्यय है, और अव्यय जो खर्च ना हो,
और व्यय मतलब जो खर्च हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल कुछ भी ना हो। आकिंचन, किंचत, आकुंचन या अलभ्य। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आकिंचन को याद रखना है, आकिंचन। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आदम्य, अक्षम्य या निर्गुण या सक्षम। सक्षम वो होता है जो सारे काम कर सकता है, किसी काम को करने में सक्षम है, तो वो सक्षम है। तो अक्षम्य हो जाएगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो अक्षम्य है, और जो क्षमा कर देते हैं अक्षम्य यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 का भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बर्तनी से क्वेश्चन को लिया गया है। शमशान कैसे लिखा जाएगा? श्मशान, शमशान, सम्मशान या शामशान। तो यहाँ पर बताना है शमशान शुद्ध बर्तनी बताना है। 18 का क्या हो जाएगा? शमशान हमेशा ऐसे लिखा जाता है, शमशान, यानी कि जो शाह है वो आधा रहता है, शमशान। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 19 में पूछा जा रहा है, मन सागर, मनसा लहरी, बूढ़े, बड़े अनेक में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार बताना है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यामक अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। ये याद रखना है, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? काफ़ी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, चाहे 10th का एग्ज़ाम हो या फिर 12th का एग्ज़ाम हो या फिर और कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यामक अलंकार के साथ चला जाएगा आंसर। कनक कनकते सौगुनी, जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है ये भी पूछा जाता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर यामक अलंकार होता है, ये याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21, रस के अंग कितने हैं? रस के अंग बताना है कि रस के अंग कितने हैं, 4, 5, 2 या 9। रस के अंग कितने हैं? तो रस के अंग यहाँ पर क्या हो जाते हैं? 4 अंग रस के कहलाए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि 4 अंग कौन से हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं स्थायी भाव। क्या देखते हैं? स्थायी भाव। 1 नंबर पर स्थायी भाव आ जाएगा, 2 नंबर पर विभाव आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पर अनुभाव आ जाएगा, अनुभव संचारी भाव, और 4 नंबर पर संचारी भाव आ जाएगा। तो रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, जो आपको याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22, विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के भेद बताना है कि विभाव के भेद कितने हैं, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विभाव के 2 भेद होते हैं। एक क्या होता है? आलंबन होता है, आलंबन, आलंबन को याद रखना है। और दूसरा क्या होता है? उद्दीपन को याद रखना है, उद्दीपन। एक उद्दीपन को याद रखना है, एक आलंबन को। विभाव के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं विभाव के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, और 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, अब दिख रहा है आराम से। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ बताना क्या है? रस बताना है। यहाँ पर क्या बताना है? रस बताना है कि रौद्र रस है या वात्सल रस है या शांत रस है या श्रृंगार रस है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा रौद्र रस, क्योंकि यहाँ पर भयानक बातें हो रही हैं, क्रोध की बातें हो रही हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। रौद्र रस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते, प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और लगातार तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्तनी से लिया गया है। वनडार कैसे लिखा जाएगा? वनडार कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा वनडार। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे यहाँ पर गलत हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। संगीत से विशेषण कैसे बनेगा वो देखना है यहाँ पर। तो संगीत से विशेषण कैसे बन जाएगा? संगीत लिखना है यहाँ पर, संगीत, और यहाँ पर ज्ञा लगा देना है तो संगीतज्ञ हो जाएगा। यानी पहला वाला बिल्कुल ठीक है। संगीत से विशेषण क्या हो जाएगा? संगीतज्ञ हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जंगल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। नहीं में पूछा जा रहा है कि जंगल का पर्यायवाची, जंगल यानी वन तो होता ही है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 26 का ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कानन भी होता है, अरण भी होता है, बगीचा नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची नहीं होता है, तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। सरहपा को माना जाता है, ये याद रखना है, सरहपा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। कसीदा रचना किसकी है? कसीदा रचना किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसकी रचना है कसीदा? कसीदा के बारे में बताना है 28 में। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। मैं ज़्यादातर वीडियो में 30 क्वेश्चन ही लेके आता हूँ। 30 क्वेश्चन लेने का मेरा मतलब यही है कि उन 30 क्वेश्चनों के साथ कम से कम 60 या 90 क्वेश्चन करा दिए जाएं, क्योंकि मैं और भी क्वेश्चनों को समझा देता हूं। बहुत 2-3 घंटे की क्लास डाल दूं, आपके समझ में भी कुछ नहीं आए, अच्छे क्वेश्चन भी लेके नहीं आऊं, इसलिए अच्छे क्वेश्चन और लेवल के क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि आपके समझ में आ जाएं। और छोटी वीडियो रहती है। कामायनी की विधा है। जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। और ये है क्या, ये भी पूछा जाता है, तो ये महाकाव्य है। याद रखना है क्या है? महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। कामायनी तो क्या है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा। महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। निम्न में से दूसरा सप्तक में प्रकाशित कवि है। दूसरे तो गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमी चंद्र जैन। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बी कर लीजिए। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती को याद रखना है। 30 का राइट आंसर क्या है? बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है? पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे। और तब तक के लिए अपने भाई सुरेंद्र सिंह को दीजिए इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए।